स्टूडेंट आज हम लोग फिजिक्स सेकेंड के एक नए चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों। मान लीजिए जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट में कोई यूनिट नहीं भी पढ़ी है या लास्ट में कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो इस चैप्टर को अच्छी तरह समझिए ताकि आपको ये चैप्टर पूरी तरह समझ में आ जाए। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों। चैप्टर का नाम है प्रिज्म एंड कलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रिज्म एवं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या नाम चैप्टर का बच्चों? प्रिज्म एवं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म तो बच्चों सभी लोगों ने देखा होगा। प्रिज्म किस शेप का होता है? हम आपको जल्दी से बताते हैं। प्रिज्म कुछ ऐसा होता है बच्चों, कुछ इस तरह। प्रिज्म इस प्रकार का होता है बच्चों, ठीक है। तो प्रिज्म किस तरह का होता है? त्रिभुज के आकार का होता है। कैसा होता है? त्रिभुज, ट्रायंगल के शेप का होता है। देखो आपको ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो प्रिज्म किस शेप का होता है? ट्रायंगल शेप होता है, त्रिभुज के आकार का। और एक ऐसा ट्रायंगल शेप मतलब त्रिभुज के आकार का होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस का मतलब समांग। समांग कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये प्रिज्म आधा कांच का आधा प्लास्टिक का, ऐसा नहीं। पूरा कांच का एक मतलब थोड़ा सा अगर कांच में मिक्सचर है तो पूरा कांच का ही होगा, इसमें कोई और पदार्थ मिक्सचर नहीं होगा। तो प्रिज्म क्या होता है बच्चों? एक त्रिभुजाकार समांग माध्यम होता है। होमोजीनियस मतलब एक ही पदार्थ है। एक ऐसा त्रिभुजाकार समांग माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। कितने समतल पृष्ठ? दो समतल पृष्ठ। दो समतल पृष्ठ कौन से हैं? एक ये समतल पृष्ठ, एक ये समतल पृष्ठ और एक ये समतल पृष्ठ। तो प्रिज्म एक ट्रायंगल शेप होमोजेनियस मीडियम होता है जो दो प्लेन सरफेस से कवर्ड होता है। कितने? दो प्लेन सरफेस से कवर्ड होता है। एक प्लेन सरफेस बच्चों ये है, एक प्लेन सरफेस ये है। तो प्रिज्म इज अ ट्रायंगल शेप होमोजेनियस मीडियम। प्रिज्म इज अ ट्रायंगल शेप होमोजेनियस मीडियम दैट इज कवर्ड विद टू प्लेन सरफेस। दैट इज कवर्ड विद टू प्लेन सरफेस। मतलब प्रिज्म एक त्रिभुजाकार समांग माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ ये, एक समतल पृष्ठ ये, तो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है प्रिज्म। तो प्रिज्म एक त्रिभुज के आकार यानी ट्रायंगल शेप का होता है और ऐसा होमोजेनियस मीडियम है जो दो प्लेन सरफेस से कवर होता है। किससे? दो प्लेन सरफेस। भाई प्लेन सरफेस ये हो गए बच्चों और ये ट्रायंगल शेप है तो इसका ये ट्रायंगल शेप है, ठीक। तो ये ट्रायंगल शेप, ये प्लेन सरफेस, यानी ये त्रिभुजाकार और ये समांग माध्यम है और जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। तो प्रिज्म की डेफिनेशन क्या होगी? प्रिज्म एक त्रिभुजाकार समांग माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, मतलब दो प्लेन सरफेस से कवर्ड होता है, ठीक। जैसे आपको ये देखिए सामने दिखा रहा है, ये प्रिज्म मान लीजिए। तो प्रिज्म के ये दो सरफेस जो है, इन सरफेस को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। प्रिज्म की ये दो सरफेस जो होते हैं, दोनों पृष्ठ जो होते हैं, इन सरफेस को हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक फिगर में प्रिज्म का ड्रा किया तो ये जो AB और AC सरफेस है, AB और AC सरफेस जो है उसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रिज्म के ये दोनों जो सरफेस है, ये दोनों पृष्ठ जो हैं, इन दोनों पृष्ठों को सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और सरफेस के बीच, इन दोनों सरफेस के बीच एक एंगल बन रहा है। इन दोनों सरफेस के बीच एक एंगल बन रहा है, ये एंगल, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म के बारे में ये बताया गया कि प्रिज्म एक ट्रायंगल शेप होमोजेनियस मीडियम होता है जो दो प्लेन सरफेस से कवर्ड होता है। त्रिभुजाकार समांग माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। कितने समतल पृष्ठों से? दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। जो दो समतल पृष्ठ है, इन समतल पृष्ठों को हम लोग अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। इसके और भी नाम है बच्चा लोग, कौन कौन से नाम है सुनिएगा। एक तो अपवर्तक पृष्ठ, दूसरा अपवर्तक भुजा, अपवर्तक कोर, कोण नहीं कोर, CORE, अपवर्तक कोर, और प्रिज्म भुजा भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये आपको प्रिज्म के बारे में बताया गया। अब बात आती है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। क्या आपको पढ़ना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। किसका अपवर्तनांक?
प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, यानी जो प्रिज्म है उसके पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। तो चलिए हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन में फिगर ही मस्ट है, थोड़ा सा फिगर हो सकता है आप लोग को दूर से साइड ही दिखाई दे, लेकिन ध्यान समझिएगा अच्छी तरह से। आप इसके बाद जब मैं समझाऊं उसके बाद आप लोग एक कॉपी में जैसा मैं समझा रहा हूं उससे बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। बनाने का जरूर फिगर ड्रा करिए, मतलब अपने कॉपी में फिगर को बनाकर समझने का प्रयास जरूर करिए बच्चों। देखिए एबीसी बच्चों एक प्रिज्म है, एबीसी क्या है? एक प्रिज्म है, समझिएगा। एबीसी एक प्रिज्म है जिसका कोण ए यानी एंगल ए जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। एबीसी क्या बच्चों? एबीसी एक प्रिज्म है, एबीसी एक प्रिज्म है जिसका एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म है यानी प्रिज्म कोण है, इसका कोण ए प्रिज्म कोण है। इसके दो प्लेन सरफेस हैं। कौन कौन से दो प्लेन सरफेस हैं? एक प्लेन सरफेस बच्चों AB है और एक प्लेन सरफेस AC है। इसके दो प्लेन सरफेस में दो समतल पृष्ठ हैं बच्चों। इसके दो प्लेन मतलब दो समतल पृष्ठ हैं, एक AB है और एक AC है। इन दोनों प्लेन सरफेस पर दो नॉर्मल मतलब दो अभिलंब खींच दिए हैं। इन दोनों प्लेन सरफेस पर दो नॉर्मल मतलब दो अभिलंब MN और NO खींच दिए गए। बेटा AB पृष्ठ पर अभिलंब MN मतलब AB सरफेस पर नॉर्मल MN ड्रा किया गया और AC पृष्ठ पर नॉर्मल ON ड्रा किया गया। क्या किया? ON ड्रा किया मतलब अभिलंब ON खींचा गया। दोनों जो पृष्ठ हैं इन दोनों पृष्ठों पर एक एक नॉर्मल ड्रा कर दिए। अब इसके बाद एक लाइट रे, समझिएगा, ये लाइट रे इस प्रिज्म के सरफेस AB पर आती है। ये प्रिज्म का सरफेस AB है और इस सरफेस AB पर ये लाइट रे आ रही है, पॉइंट P पर आई। इसको सीधे जाना चाहिए लेकिन सीधे नहीं जा पाती क्योंकि आपको मालूम है कि व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है यानी डेविएट हो जाती है। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने वे से कुछ डेविएट हो जाती है। ये लाइट रे भी सीधे जाने की बजाय अपने वे से डेविएट हो जाएगी। लाइट रे सीधे जाने की बजाय अपने वे से डेविएट हो जाएगी मतलब मुड़ जाएगी। ठीक, तो सीधे जाने के अपने वे से डेविएट हो गई। ये बेटा ये देखिए, ये ऐसे सीधे ना जाकर ऐसे गई है यहाँ तक, फिर थोड़ा डेविएट हो गई। ये देखिए यहां से फिर यहाँ पर इस सरफेस पर आएगी, दूसरे पृष्ठ पर आएगी और फिर से वही कंडीशन कि जब इससे बाहर निकलेगी तो फिर से इसको यहां से बचो, देखिए इसको सीधे जाना चाहिए लेकिन सीधे ना जाकर अपने वे से डेविएट होगी। ये फिर आगे अभी कैसे डेविएट हुई सुनिएगा। बाहर विरल माध्यम अंदर सघन माध्यम, यानी बाहर रेयर मीडियम अंदर डेंस मीडियम, बाहर रेयर मीडियम अंदर डेंस मीडियम। तो होगा क्या बच्चों, समझिएगा, ये बाहर रेयर मीडियम अंदर डेंस मीडियम। तो होगा क्या बच्चों, जब लाइट रे मालूम है रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है मतलब विरल से सघन में जाती है तो नॉर्मल की ओर मूव कर जाती है। किसकी ओर मूव करती है? नॉर्मल अभिलंब के पास आती है। विरल से सघन में जाने पर प्रकाश अभिलंब के पास आती है। तो ये लाइट सीधे न जाकर अभिलंब के, ये अभिलंब था बच्चों, तो ये लाइट देखिए सीधे न जाकर अभिलंब के पास आने में झुक रही नीचे की ओर। इसी प्रकार जब सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब बेटा ये अभिलंब है, ये नॉर्मल है, ये दूर हट जाएगी। क्या होगी? नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये आपको बाहर निकली। अब और हम लोग एंगल्स की चर्चा करते हैं। ये लाइट रे आ रही है मतलब आपतित किरण है, ये लाइट रे आ रही मतलब आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। इसी प्रकार ये बेटा अपवर्तित किरण है बीच वाली, अपवर्तित किरण है बीच वाली यानी रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंस रे थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस रे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे मतलब अपवर्तित किरण है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे ये I है और ये R है, ये आपको इंसिडेंस रे दी। ठीक है, ये लाइट रे निकल रही मतलब निर्गत किरण जिसको कहेंगे, इमर्जेंस रे, EMERGENCE, इमरजेंस रे। तो ये आपको निकल रही है
तो इसको देखिए ये इमर्ज कर रही मतलब निकले, तो ये आपको एंगल आई डैश हो जाएगा और ये आर डैश हो जाएगा। ये आई और आर थे, ये आई डैश और आर डैश हमने मान लिए। अब समझिएगा ये आई है तो पूरा एंगल कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए। ये आई है तो पूरा एंगल आई होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये आर तो आपको पता चल गया कि अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये ऊपर वाला कितना बचेगा, आई माइनस आर बचेगा। कितना बचेगा, आई माइनस आर बचेगा। कैसे समझिए, ये लाइट रे, ये लाइट रे ऐसे डॉटेड गई, डॉटेड, ये पूरा आई था तो ये भी पूरा आई, लेकिन आपको पता है इतना आर है तो ऊपर वाला क्या बचेगा, आई माइनस आर बचेगा। कितना बचेगा, आई माइनस आर। इसी प्रकार ऊपर वाला एंगल क्या बचेगा, ये आई डैश माइनस आर डैश बचेगा। ये वाला एंगल क्या बचेगा, आई डैश माइनस आर डैश बचेगा। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, ये जो इंसिडेंस रे मतलब आपतित किरण, इसको आपने सीधे बढ़ाया, आपतित किरण को सीधे बढ़ाया इंसिडेंस रे को, और जो इमर्जेंस रे मतलब निर्गत किरण, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाया। आपतित किरण को आगे बढ़ाया, इंसिडेंस रे को आगे बढ़ाया और इमर्जेंस रे को पीछे बढ़ाया। तो देख रहे हैं आप दोनों रेज इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, काट रही, मतलब इस पॉइंट पर जब काटेंगे तो इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा उसको एंगल आप क्या कहेंगे, डेविएशन कहते हैं या डेविएशन एंगल कहते हैं। आपतित किरण को आगे और निर्गत किरण को जो पीछे बढ़ाया हमने, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, डेविएशन एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डेविएशन एंगल कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो ये आपको कंप्लीट फिगर की इंफॉर्मेशन दी कि एबीसी एक प्रिज्म था जिसके दो सरफेस AB और AC हैं। सरफेस AB पर एक नॉर्मल MN ड्रा किया गया है, सरफेस AC पर दूसरा नॉर्मल ON ड्रा किया गया है। लाइट रे पॉइंट P पर इंसिडेंस हो रही, अब रिफ्लेक्ट होती, सीधे जाएंगे रिफ्लेक्ट होती है और दूसरे सरफेस AC से इमर्ज हो जाती है, मतलब निकल जाती है। इस कंडीशन में इंसिडेंस एंगल I, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R और इमर्जेंस एंगल I डैश और R डैश ऑब्टेन होते हैं। जो इंसिडेंस रे है उसको आगे बढ़ाया और इमर्जेंस रे को पीछे बढ़ाया, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट पर जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन मतलब या डेविएशन एंगल कहते हैं। क्लियर है, ये आपको फिगर है। ये एबीसी एक प्रिज्म था जिसका कोण ए प्रिज्म कोण है। सरफेस पृष्ठ AB और AC, AB और AC पर दो अभिलंब MN और NO खींच दिए गए। जब कोई प्रकाश किरण बिंदु P पर आएगी तो अपने मार्ग से विचलित होकर दूसरे पृष्ठ AC की बिंदु Q से निर्गत हो जाती है। आपतित किरण को आगे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, तो जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण यानी डेविएशन एंगल कहते हैं। अब चलो हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। तो ट्रायंगल PQE देखो कहीं, PQE इस ट्रायंगल में PQE में ये बेटा एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है। और आपने पढ़ा है एक थ्योरम कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो टू इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब जो बहिष्कोण होता है वो अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटर्नल एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल, या एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। मतलब बहिष्कोण जो डेल्टा है वो I माइनस आर और I डैश माइनस आर डैश, यानी डेल्टा जो है वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा जो है वो I माइनस आर और I डैश माइनस आर डैश, मतलब डेल्टा इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब I और I को I वाले I के साथ R वाले R के साथ, मतलब I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट निकल आई। ठीक है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी लगाकर लिखा, एक्सटर्नल एंगल मतलब बहिष्कोण, बहिष्कोण की प्रॉपर्टी लगा करके आपने एक इक्वेशन निकाल ली। अब ऊपर वाले ट्रायंगल के बजाय नीचे में आ जाए, PQN में, ट्रायंगल PQN में, ट्रायंगल PQN में, अगर PQN में देखा है आपको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल का सम जो होता है, सॉरी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है। तो यहाँ पर ट्रायंगल PQN में R प्लस आर डैश प्लस एन, ये एंगल एन मान लिया, तो R प्लस आर डैश प्लस एन, R प्लस आर डैश प्लस एन इज इक्वल टू 180। लिखा है सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के तीनों कोण 60 और लिख दिया त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है।
त्रिभुज या ट्रायंगल के सभी कोणों का योग 180 हो गया। ठीक बच्चों, इसके बाद बात करते हैं, देखिए अब क्या लिखा है, इन रेक्टेंगल APNQ, रेक्टेंगल APNQ किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। किसका बच्चों, चतुर्भुज अगर है उसके चारों कोणों को, यानी all sum of all angle of a rectangle always be 360, यानी अगर क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कोई भी 4 साइड से कवर्ड एक कोई भी शेप है, उसके सभी एंगल का सम जो होता है 360 होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर देखिए APNQ में इस एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सबका सम जो होगा वो कितना होगा, सभी एंगल APNQ सभी एंगल का सम जो होगा वो 360 होगा। ठीक है बच्चों, 360 हो गया। अब यहाँ पर हमने P और Q की वैल्यू 90 90 रखी, क्यों समझिएगा, ये AB एक सरफेस था, AB सरफेस, इस पर एक नॉर्मल ड्रा किया गया, तो बताओ नॉर्मल का अंदर 90, नॉर्मल का अभिलंब लंब यानी 90, तो ये एंगल 90 का होगा बच्चों, ये एंगल 90 का होगा, ये एंगल पूरा 90 का होगा, ये पूरा एंगल 90 का होगा। ठीक है, यानी P वाला एंगल 90 का, इसी प्रकार Q वाला भी रेक्टेंगल के अंदर देखना है तो इसी में ये भी 90, तो P भी 90, Q भी 90, तो A प्लस N 90 90 180 ट्रांसफर कर देंगे तो 360 माइनस 180, 360 माइनस 180 क्या हो जाएगा, 180 बचेगा। A प्लस N इज इक्वल टू 180, समीकरण 3 आ गया, यानी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन आ गया। अब देखिए अगर सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखा जाए बच्चों, सेकंड और थर्ड इक्वेशन देखा जाए तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में एक सिमिलरिटीज है। क्या सिमिलरिटी, 180 180, राइट पार्ट अगर इक्वल है तो लेफ्ट पार्ट भी इक्वेशन के इक्वल हो जाएंगे। किसी इक्वेशन के अगर राइट पार्ट इक्वल है, किसी इक्वेशन के अगर राइट पार्ट इक्वल है तो उस इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब r प्लस r डैश प्लस n, r प्लस r डैश प्लस n इज इक्वल टू a प्लस n, मतलब लेफ्ट राइट पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। r प्लस r डैश प्लस n इज इक्वल a प्लस n, n से n कैंसिल तो एक इक्वेशन निकाला है 4, यानी फोर्थ नंबर इक्वेशन निकाला है। ठीक बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, इन द स्टेट ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की स्टेट होती है। अब मिनिमम डेविएशन मतलब न्यूनतम विचलन की अवस्था, न्यूनतम विचलन मतलब मिनिमम डेविएशन क्या होगा, नाम से ही पता चला, मिनिमम डेविएशन यानी डेविएशन जो डेल्टा है वो मिनिमम हो जाए, सबसे कम हो जाए। कम कब होगा समझिए, जैसे सपोज है ये आपका डेल्टा है, समझिएगा ये आपका डेल्टा है, ये डेल्टा जो मिनिमम कब होगा, जब ये लाइट रे, समझिए ये आपका डेल्टा है और डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब ये लाइट रे और ऊपर जाती जाए। भाई कम होता है डेल्टा कि नहीं, कम हो रहा है, और ऊपर करते जब तो ये डेल्टा कम होता जाए। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये क्या हो जाए, इसी के पैरेलल हो जाएगी। ये इंसिडेंस लाइट रहती, आने वाली किरण थी, और ये इमरजेंस मतलब निर्गत किरण थी। ये जब मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब ऐसी कंडीशन आएगी मतलब एक दूसरे आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, तो डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो जाए। और समांतर का मतलब ये जो आई जो आएगा वो आई डैश के बराबर हो जाए, समांतर आई जो आई डैश के बराबर, आर जो है आर डैश के। यानी आपको याद रखना कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन जब होती है, किसकी कंडीशन, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन जब होती है तो आई जो है वो आई डैश के बराबर हो जाएगा। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में आई डैश बराबर आर डैश, तभी तो बच्चों ये ऊपर सीधे निकल जाएगी किरण। ठीक, तो आई डैश के बराबर आर डैश के बराबर, आई डैश के बराबर आर डैश के बराबर, और डेल्टा को डेल्टा एम क्यों लिखा गया, डेल्टा एम मतलब डेल्टा वो भी मिनिमम, न्यूनतम विचलन कोण। तो आपको ये याद रखना कि जब मिनिमम डेविएशन कंडीशन है तो आई डैश आई के बराबर, आर डैश आर के बराबर, और डेल्टा जो वो डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एम मतलब मिनिमम डेविएशन। अब सुनो, इक्वेशन 4 का यूज करो, फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन का यूज करो, तो आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए, आर डैश की जगह आर, मिनिमम डेविएशन पर, मिनिमम डेविएशन मतलब न्यूनतम विचलन पर आर डैश की जगह आर लिख दिया,
आर डैश की जगह आर लिख दिया, आर प्लस आर मतलब 2r हो जाएगा, आर प्लस आर 2r इज इक्वल टू ए, आर की जगह आर इज इक्वल टू ए बाई 2 हो जाएगा। आर की वैल्यू निकल है। अब हमको आई की वैल्यू निकालनी, क्यों? क्योंकि अगर स्नेल का नियम यूज करना चाहें तो n इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r, n इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r, और r की वैल्यू तो निकाली, अब i की वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज करो। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ? ये। क्यों फर्स्ट का? क्योंकि i सभी इक्वेशंस में केवल फर्स्ट इक्वेशन ही ऐसी है जिसमें i की वैल्यू आ रही, मतलब i है यहाँ पर, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन यूज करो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डेल्टा इज i प्लस i डैश माइनस r प्लस r डैश। ठीक बच्चों, सबसे पहले फोर्थ इक्वेशन से r प्लस r डैश की जगह a, r प्लस r डैश की जगह a लिख दिया, मिनिमम डेविएशन पर i डैश की जगह i लिख दिया तो डेल्टा की जगह डेल्टा m। फिर सुनो, r प्लस r डैश की जगह a लिख दिया, ठीक, फोर्थ इक्वेशन का यूज करके। i डैश की जगह i डैश की जगह i लिख दिया मिनिमम डेविएशन पर, ठीक, तो डेल्टा की जगह डेल्टा m, यहाँ से 2i माइनस a प्लस a हो जाएगा इधर, तो a प्लस डेल्टा m इज इक्वल टू 2i, i की वैल्यू a प्लस डेल्टा m बाई 2, मतलब i भी निकल आया और r भी निकल आया, i भी निकल आया और r भी निकल आया। अब i और r की वैल्यू जो है वो स्नेल्स लॉ का यूज करके sin i अपॉन sin r, i की जगह a प्लस डेल्टा m बाई 2 और r की जगह a बाई 2 रख दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आया। तो प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? n इज इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 होल बाई sin a बाई 2। क्या होता है प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? n इज इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 होल बाई sin a बाई 2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी प्रिज्म का, यानी अपवर्तनांक है प्रिज्म का। क्लियर है बच्चों? इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, देखिए अभी तक आप लोगों ने प्रिज्म की अपवर्तनांक का फार्मूला पढ़ा, तो प्रिज्म की अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म n इज इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा m बाई 2, sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 होल बाई sin a बाई 2। ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाला आप लोगों ने। अब हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना कुछ इस तरह है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू थिन प्रिज्म, यानी पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। किसके द्वारा? पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो समझिएगा जरा, अगर प्रिज्म बहुत पतला होगा, प्रिज्म बहुत पतला होगा, बहुत थिन होगा, कुछ इस प्रकार, यानी प्रिज्म ऐसे अगर है तो मोटा है, अगर प्रिज्म बहुत पतला हो जाए ऐसे, ये तो जैसे अगर आप देखेंगे प्रिज्म बहुत पतला होगा तो इसके जो एंगल्स होंगे वो भी बहुत शॉर्ट होंगे, मतलब कोण जो होगा प्रिज्म कोण बहुत कम हो जाएगा। देखिए प्रिज्म अगर पतला होगा, प्रिज्म अगर पतला होगा ऐसे तो पतला होता जाएगा, तो ये जो प्रिज्म एंगल बन रहा है, ये दोनों हाथों में देखिए तो प्रिज्म एंगल जो बन रहा है ये बहुत कम हो जाएगा। और जब एंगल कम हो, समझिए कोण का मान कम हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हटा दिया जाता है। जब कोण का मान कम हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हटा दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है? हमारे लाइट के पहले चैप्टर में मैंने ऐसा बताया था, ऐसा क्यों होता है। तो जब प्रिज्म बहुत पतला होगा तो इसके कोण यानी एंगल कम हो जाएंगे, और एंगल कम होंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हटा दिया जाता है। तो लिखा है इफ प्रिज्म इज वेरी थिन, प्रिज्म बहुत पतला है तो क्या हो जाएगा? sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 से sin हट जाएगा, केवल a प्लस डेल्टा m बाई 2 बचेगा। एंगल कम होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात को हटा दिया जाता है, तो sin इस वैल्यू से sin हट जाएगा, a प्लस डेल्टा m बाई 2 बचेगा। sin a बाई 2 से sin हट जाएगा, केवल क्या बचेगा? a बाई 2 बचेगा। ठीक, अब ये दोनों वैल्यू देखिए, अब क्या करें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला n इज इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 होल बाई sin a बाई 2, फार्मूला लगाए। sin ये हटा दिया जाएगा क्योंकि एंगल बहुत कम थे, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हटा दिया जाता है। अब a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई a बाई 2, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a प्लस डेल्टा m बाई a प्लस डेल्टा m बाई a, ठीक है। अब a को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, a को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो a प्लस डेल्टा m बचा, a इधर ट्रांसफर है तो na माइनस a, na माइनस a इज इक्वल टू डेल्टा m, डेल्टा m इज इक्वल na माइनस a कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 इनटू a आ गया, तो डेल्टा m इज इक्वल टू n माइनस 1 इनटू a। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू थिन प्रिज्म, इन पतले प्रिज्म के लिए अगर अपवर्तन की कंडीशन पूछी जाए तो डेल्टा m इज इक्वल टू n माइनस 1 इनटू a। ये आपको क्या पतले प्रिज्म के लिए कंडीशन है। क्लियर? नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं।